साथियों नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों, चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एलडीसी कोटा 20% का है दोस्तों। पर्सनल डिपार्टमेंट का पेपर है आपका 17/12/2025 यानी 17 दिसंबर 2025 का ये पेपर है। और दोस्तों CH यानी चीफ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर ये लेवल 7 का पेपर है दोस्तों। जो SWI आपके जो लेवल 6 के होते हैं ये उनका प्रमोशन का LDC कोटे का 20% ये एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। बहुत ही अच्छा पेपर है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। और दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी है आपका OS 20% के लिए, आपका जो सीनियर क्लर्क है, आपका सुटेबिलिटी कम सीनियरिटी हो या आपका LDC कोटा हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई गलतियां होती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, डिस्कशन करें। और टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, उसको फॉलो करें, जुड़ें, कोई भी डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और जो भी आपकी डिमांड है वो टॉपिक के हिसाब से वीडियो को क्लियर किया जाएगा। तो सीधे चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। और बता दें दोस्तों कि अभी तक चैनल पर कुल 24 पेपर को डिस्कस किया गया है, यानी अगर आप 24 गुने 11 देखते हैं, यानी इतने अगर प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो अगर आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो यूं ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको और भी प्रयास करने चाहिए। तो आप वीडियोस को देखें और आप अपना डाउट दूर करें। जो समस्या है वो कमेंट करें या टेलीग्राम पर मैसेज करें। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न 1। इन केस वेयर employees are partially medically decategorized, appointment under CG can be offered to wife wards dependents in which grade। यानी कह रहा है, पहला प्रश्न है कि ऐसे मामलों में जहां कर्मचारियों को आंशिक रूप से चिकित्सीय रूप से अवर्गीकृत हैं, पत्नी वार्ड या आश्रित को सीजी के तहत किस ग्रेड में नियुक्ति दी जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन कैन बी ऑफर्ड, योग्य मामलों के आधार पर पेशकश की जाती है। दूसरा है नो सीजी इज परमिटेड इन सच केसेज, यानी ऐसे मामलों में सीजी की अनुमति नहीं है। तीसरा ऑप्शन है लेवल 1 यानी पूर्ववर्ती ग्रुप डी में, यानी जो प्रश्न संख्या जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसका आंसर होगा दोस्तों सी, लेवल 1 में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव थर्ड चांस इन सुटेबिलिटी टू वार्ड विडो फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, यानी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वार्ड या विधवा को उपयुक्तता में तीसरा मौका देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। ऑप्शन दोस्तों DRM, GM और PCPO, यानी प्रश्न संख्या जो 2 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका B, GM। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट ऑफ CTG एडमिसेबल फॉर ट्रांसफर विद इन द सेम सिटी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर विद इन द डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स, यानी एक ही शहर में के भीतर स्थानांतरण 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर छोटी दूरी के स्थानांतरण के लिए स्वीकार्य CTG की दर क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 3/4 पे एंड DA, पे वेतन का 3/4 और DA वेतन। ऑप्शन है दूसरा 1 मंथ पे एंड DA पे, 1 महीने का वेतन और DA वेतन। हाफ ऑफ द पे एंड DA पे, वेतन और DA वेतन का आधा। और अगला ऑप्शन है दोस्तों 1/3 पे एंड DA पे, यानी वेतन और DA वेतन का आपका 1/3। तो दोस्तों प्रश्न है हमारा 3 कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर कह रहा है। अगर 20 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर का, तो इसमें 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों।
एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर हो रहा है तो आपको ट्रांसफ़र प्रमोशन हो रहा है तो मिलेगा, जिसमें चेंज ऑफ रेसिडेंस होता है, आपको ज्वाइनिंग करना होता है। लेकिन अगर आप ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल में करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर आपको मिलेगा। इसमें होता है कि 20 किलोमीटर से अगर अधिक की दूरी है तो 80% मिलता है, 20 किलोमीटर के भीतर होता है तो 1/3 मिलता है, और जहाँ चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं होता है तो वहाँ नहीं मिलता है। यानी प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशनेबल स्टाफ टू एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट इन ईयर्स, यानी पेंशन योग्य कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने हेतु अर्हक यानी क्वालिफाइंग सर्विस अवधि कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 30 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष, यानी प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पासेज इन ईयर शुड बी अप टू, यानी किसी भी वर्ष में वर्ष पास की वैधता कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, 30 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर, 30 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ऑप्शन ये 2 बार रिपीट है, 30 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 5 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटाइटलमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे इन केस ऑफ ओपन लाइन स्टाफ, ओपन लाइन कर्मचारियों के मामले में प्रतिबंधित छुट्टियों की संख्या क्या है। ऑप्शन है इंटाइटल फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए पात्र है, इंटाइटल फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए पात्र है, और इंटाइटल फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए पात्र है, और नॉट इंटाइटल, यानी प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा डी, नॉट इंटाइटल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ CGA फ्रॉम द वार्ड्स ऑफ मिसिंग एम्प्लॉई कैन बी कंसीडर्ड आफ्टर लैप्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग, लापता कर्मचारियों के बच्चे को CGA प्रदान करने के अनुरोध पर लापता होने की तारीख से कितने वर्ष के भीतर विचार किया जा सकता है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, नो CGA, यानी प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एम्स एक्रोनिम स्टैंड्स फॉर, यानी एम्स का संक्षिप्त नेम क्या है। AIMS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेटिक्स मैनेजमेंट सिस्टम। प्रश्न संख्या जो 8 का आंसर होगा वो होगा ए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन है, डील्स विथ स्टाफ बेनिफिट फंड, स्टाफ कर्मचारी लाभ निधि से यानी किससे संबंधित है, कर्मचारी कल्याण कोष से संबंधित क्या है। तो चैप्टर 8 IREC 2 नहीं, चैप्टर 5 IREC नहीं, चैप्टर 5 IREC 2 नहीं, चैप्टर 5 IREC 1, यानी प्रश्न संख्या 9 का जो आंसर होगा डी। IREC का जो वॉल्यूम 1 है उसके चैप्टर 8 में SBF को आपका बताया गया है। और SBF से रिलेटेड आपको दोस्तों कोई भी अगर डाउट है, क्लियर नहीं है, जानना है क्या होता है, तो आप चैनल पर SBF का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ ओवरव्यू समझ सकते हैं, उसके डिटेल भी है आपका और उसके MCQs भी हैं। अगर आप डायरेक्ट MCQs देखना चाहते हैं और डिटेल देखना चाहते हैं तो वो भी अलग से एक सेपरेट 1 घंटे का लगभग वीडियो बनाया गया, आप देखें और आपकी A to Z पॉइंट टू पॉइंट वर्कशॉप में क्या होता है, सेंट्रल पर क्या होता है, डिवीज़न पर क्या होता है, कितने रूल हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। कितने मदे हैं, 800 रुपये हैं, 15 मदे पर खर्च होती है, कितने कितने किस पे होती है, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, कंपैशनेट अलाउंस सैंक्शन शैल नॉट बी लेस देन
हाउ मच पर मंथ इन 7th पे कमीशन CPC। स्वीकृत अनुकंपा भत्ता प्रतिमाह कितना से कम नहीं होगा 7वें वेतन आयोग में। ऑप्शन है 18,000, 12,000, 1,200 रुपये, 9,000 और 5,000। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 2(1) सब रूल DD ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हु इज डिपेंडेंट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2(1) का सब रूल DD के अनुसार आश्रित कौन है। ओनली वाइफ, ओनली माइनर चिल्ड्रेन, फैमिली मेंबर, फिनेंशियल डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय, ओनली पेरेंट्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 11 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द मॉडल SOP कंटेन्स प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स। तो डायरेक्ट आंसर बता दो दोस्तों ये होता है पार्ट F। टोटल पार्ट 7 है उसमें A to G तक। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन को देखते हैं अगले मैंने 12 को जो तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया आपको, लेकिन पूरा देखते हैं क्या है। मॉडल SOP में के किस भाग में स्थापना का मामले का प्रावधान है। ऑप्शन है पार्ट E, पार्ट F, पार्ट D, पार्ट C। प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर होगा वो होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द पीरियड ऑफ 45 days फॉर प्रिफरिंग एन अपील इज रिकॉन्ड फ्रॉम। यानी अपील करने के लिए 45 दिनों की अवधि क्या मानी जाएगी। द डेट ऑन विच द इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, जिस तारीख को जांच पूरी हो जाती है। द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ पेनाल्टी ऑर्डर इज साइंड, जिस तिथि से दंड की आदेश की प्रति पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। द डेट ऑन विच कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू बी अपील्ड अगेंस्ट डिलीवर्ड टू द अपीलेंट, यानी जिस तिथि को अपील के विरुद्ध दिए गए आदेशों की प्रति अपीलकर्ता को सौंप दी जाती है। ऑन द डेट विच कॉपी ऑफ पेनाल्टी ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड। यानी प्रश्न संख्या जो 13 का जो आंसर का दोस्तों वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सुटेबिलिटी टेस्ट शुड बी हेल्ड एट इंटरवल विच शुड नॉट लेस देन। यानी उपयुक्तता परीक्षण अंतराल पर आयोजित किया जाना चाहिए जो इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है A 9 months, B है 12 months, C है 6 months और D है 15 months। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 14 का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों C 12 month आपका सुटेबिलिटी टेस्ट का है। जो कैलेंडर जारी होता है इसमें सिलेक्शन की होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि नॉट लेस देन, तो ये 6 महीने से कम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में बी ग्रांटेड इन कैडर फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्री इन ओलंपिक गेम्स विथ एटलीस्ट विच पोजीशन। ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजपत्रित संवर्ग में कम से कम कितना स्थान के साथ बारी से पहले पदोन्नति की दी जा सकती है। यानी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने के लिए आपको कितने स्थान तक होना चाहिए ओलंपिक गेम्स में, तो आपको ये मतलब फ़ायदा मिल सकता है। यानी प्रश्न संख्या जो 15 है उसका ऑप्शन है 3rd पोजीशन, 2nd पोजीशन, 1st पोजीशन और फॉर पार्टिसिपेशन। यानी 15 का जो आंसर होगा दोस्तों उसके लिए आपका होगा A 3rd पोजीशन। फॉर कंसिडरिंग अपॉइंटमेंट अंडर कंपैशनेट ग्राउंड्स डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज हु डाई आर और परमानेंटली क्रिपल्ड इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी आर कैटेगराइज्ड एज विच प्रायोरिटी केसेस। तो इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 1st प्रायोरिटी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए उन कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता मामलों में वर्गीकृत किया जाता है जिनकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या जो अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं।
तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन है 3, 2, 1 और 0, यानी प्रश्न संख्या 16 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जब भी सीजीए केसेज को अप्रूव किया जाता है। तो प्रश्न है, द ऑफिसर designated by the public authorities in all administrative units or offices under it to provide information to citizens requesting for information under the act known as, यानी अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अपीलेटरी अथॉरिटी, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 17 का आंसर होगा दोस्तों वो होता है डी, पीआईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the disciplinary authority of the charge official is also involved in the same cases, then who should be nominated to officiate as disciplinary authority? यदि आरोपित अधिकारी का अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी उसी मामले में शामिल हो तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में किसे नामित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है एज डिसाइडेड बाय डीआरएम, as decided by GM, the next higher in hierarchy, reference to be sent to railway board for decision of president। यानी प्रश्न संख्या 18 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 डॉरी इज प्रोहिबिटेड? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत दहेज निषिद्ध है? ऑप्शन है रूल 11, रूल 12, रूल 13, रूल 14। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 19 है उसका आंसर होगा सी। 13 में दोस्तों डॉरी को बताया गया है और आपका रूल 12 में है दोस्तों सब्सक्रिप्शन की बात की गई है और रूल 11 में है दोस्तों कि आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को डील न करने की बात, मतलब उसको नहीं करने की बात की गई है कि आप अगर उस पद के योग्य नहीं हैं तो आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट या डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा रूल 14 है दोस्तों वो है आपका स्वयं के सम्मान में कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी प्रश्न संख्या जो 19 का आंसर होगा वो होगा सी। 13 है डॉरिस रिलेटेड। ड्यूअल चार्ज अलाउंस विल बी एडमिसेबल इफ ओनली द एडिशनल चार्ज इज हेल्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग हाउ मेनी डेज? दोहरा प्रभार केवल तभी स्वीकार्य होगा जब अतिरिक्त प्रभार कितने दिनों से अधिक की अवधि के लिए रखा जाएगा? ऑप्शन है 45, 30, 15 और 60, यानी प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेचुइटी इज, यानी सेवा निवृत्ति ग्रेचुइटी के भुगतान के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा वर्ष क्या है? ऑप्शन है 15, 10, 5 और 6। तो ग्रेचुइटी भुगतान के लिए रिटायरमेंट के केस में आपको 5 ईयर्स का होना मैंडेटरी, यानी प्रश्न संख्या 21 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इंटाइटलमेंट ऑफ सेमी प्राइवेट वार्ड अंडर रिवाइज इंटाइटलमेंट ऑफ हॉस्पिटल वार्ड्स फॉर रेलवे मेडिकल बेनिफिशियरी इन रेलवे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, यानी रेलवे पैनल अस्पताल में चिकित्सा लाभार्थियों के लिए अस्पतालों वार्डों की संशोधित पात्रता के अंतर्गत अर्ध निजी वार्ड की पात्रता क्या है? तो हमारा ऑप्शन है
36,500, 36,501 से 50,500, 50,500 से ऊपर। तो हमारा देखिए इसमें 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है जनरल वार्ड, जनरल वार्ड हो गया, फिर आपका हो गया सेमी प्राइवेट वार्ड, और दूसरा हो गया प्राइवेट वार्ड। तो 36,500 तक है आपका, तो आप जनरल इंटाइटलमेंट के लिए हकदार हैं। 36,501 से 50,500 तक होगा तो आप सेमी प्राइवेट आपको इंटाइटल है, और 50,500 से ऊपर है तो आपका ये प्राइवेट वार्ड के इंटाइटलमेंट हो गया। यानी प्रश्न संख्या जो 22 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर MSOP 2018 forwarding of application for posting outside railway on deputation basis for gazetted officers। तो ऑप्शन क्या है, PHOD हैव फुल पावर्स अप टू सीनियर स्केल। स्टेटमेंट है फिनांस कंकरेंस इज नॉट नेसेसरी। फिर से पढ़ते हैं, MSOP 2018 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रेलवे के बाहर नियुक्ति हेतु आवेदन अग्रेसित करना। यानी PHOD CHOD के पास केवल सीनियर सिक्स स्केल तक पूर्ण अधिकार है, वित्तीय सहमति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है हमारा कि ओनली 1 करेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ओनली 2 करेक्ट, और तीसरा ऑप्शन है बोथ करेक्ट, और चौथा ऑप्शन है बोथ आर नॉट करेक्ट। यानी प्रश्न संख्या हमारा जो 23 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, दोनों सही है, दोनों सही है। प्रश्न संख्या जो हमारा 23 का जो आंसर होगा वो होगा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम कंपैशनेट अलाउंस विच शैल बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस इज ऑफ कंपनसेशन पेंशन। यानी सेवा से हटाए गए कर्मचारी को दिया जाने वाला अधिकतम अनुकंपा भत्ता प्रतिपूर्ति पेंशन का कितना होगा। तो हमारा ऑप्शन है 3/4, 2/3, 1/2 एंड 100%। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 23 का जो आंसर होगा दोस्तों, 24 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 2/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ PNM मीटिंग एट रेलवे बोर्ड लेवल। रेलवे बोर्ड स्तर पर PNM बैठक के सेक्रेटरी कौन होते हैं, सचिव कौन होते हैं। ऑप्शन है मेंबर स्टाफ, दूसरा है CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड, तीसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट, और चौथा है नॉन ऑफ द दीज। यानी प्रश्न संख्या जो 25 का जो आंसर होगा वो होगा सी। अगर पूछता कि इसके चेयरमैन कौन होंगे तो CRB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्शन विथ प्रेस एंड रेडियो इज अंडर रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। प्रेस एवं रेडियो से संबंध रेलवे सेवा आचरण नियम के अंतर्गत है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 26 का ऑप्शन है 8, 7, 13 और 9। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, नहीं, हाँ ए है आपका प्रेस एंड रेडियो से, 7 है दोस्तों आपका डेमोन्स्ट्रेशन से है, 13 है आपका गिफ्ट से है दोस्तों, और 9 है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट से। आपको दोस्तों अगर कंडक्ट रूल से आपको अगर इससे कोई परेशानी है या अगर आप इसमें कोई डाउट है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है ओवरव्यू MCQs विथ डिटेल एनालिसिस। आप देखेंगे आपका कंडक्ट रूल का एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया एग्जाम बेस में। अगर आप वो 1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको उसको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका सारा कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम फॉर मोर देन
1000 किलोमीटर बट लेस देन 2000 किलोमीटर इज, यानी 1000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2000 से कम के लिए जुड़ने का समय, ज्वाइनिंग टाइम नहीं, गलत लिखा है, ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है। तो ऑप्शन है 20 डेज, 15 डेज, 12 डेज एंड 10 डेज। तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रश्न संख्या 27 का जो आंसर होगा वो होगा सी, 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, exemptions from the disclosure of information are mentioned in which section of the RTI Act? सूचना के प्रकटीकरण से छूट का उल्लेख सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा में किया गया है? ऑप्शन है 6, 8, 9 और 13। Exemptions from disclosure of information are mentioned in which section of the Right to Information Act? तो हमारा जो प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा वो होगा बी, सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29। व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर P&C यानी प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क फॉर रनिंग स्टाफ? रनिंग स्टाफ के लिए प्रारंभिक और पूरक कार्य हेतु अधिकतम समय कितना होता है? ऑप्शन है 3 आवर्स, 6 आवर्स, 4 आवर्स एंड 4.5 आवर्स। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 29 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है सी, 4 आवर्स। कंटिन्यूअस के लिए 3 आवर्स, कंटिन्यूअस के लिए 6 आवर्स और आपका इंटेंसिव के लिए 3 आवर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 2 सब रूल 4 ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट, वेजेस इंक्लूड्स, यानी मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 2 के सब रूल 4 के अनुसार मजदूरी में निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन है बेसिक DA अलाउंस, हाउस रेंट, PF ग्रेचुइटी और बोनस, ओवर टाइम, लीव इनकैशमेंट एंड ऑल ऑफ एक्सेप्ट बोनस। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 30 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, बेसिक DA और अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एन एम्प्लॉय हैज बीन removed, dismissed, retrenched, resigned from service or become unemployed due to closure of establishment, the wage payable to him shall be paid within how many working days? जहां कर्मचारी को प्रतिष्ठान बंद होने के कारण सेवा से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, छटनी कर दी गई हो, इस्तीफा दे दिया गया हो, तो वह बेरोजगार हो गया हो, तो उसे मेदेय मजदूरी का भुगतान कितने कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा? यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 31 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन है 7, 3, 5 एंड 2 डेज। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों 31 का वो होगा डी, 2 डेज के अंदर आपको कर देना है। रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन केस ऑफ डेथ इज परमिसेबल फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो मृत्यु की स्थिति में रेलवे क्वार्टर को कितने माह तक रखने की अनुमति है? ऑप्शन है 24, 12, 18 और 12। तो दो बार 12 है। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 32 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा ए, 24 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल कैजुअल लीव विल बी मैक्सिमम हाउ मेनी डेज टू ऑर्गन डोनर्स? अंगदान करने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश अधिकतम कुछ दिनों का होगा, कितने दिनों का? 30 डेज, 60 डेज, 42 डेज और 90 डेज। प्रश्न संख्या जो हमारा 33 है उसका दोस्तों आंसर होगा 42 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज गति शक्ति विश्वविद्यालय लोकेटेड? गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, वडोदरा, वाराणसी और ठाणे। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा है बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर HOER और HWPR। HOER मतलब आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, HWPR मतलब आवर ऑफ वर्क, पीरियड ऑफ रेस्ट, फुल नाइट मीन्स। तो
HOER 2005 के अनुसार पूरी रात का अर्थ क्या है? ऑप्शन है 9 to 5, रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, रात के 10 से सुबह 6 बजे तक। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 35 का आंसर होगा वो होगा सी। 36, at the divisional level 4 PNM meeting are to be held with each recognized union in a calendar year, and there may be a maximum 30 times in a fresh agenda of each PNM meeting। तो डिवीजन लेवल पर हर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ एक कैलेंडर में 4 PNM होनी है। ये होती है दोस्तों 6। हर PNM में नए एजेंडे में ज़्यादा सा 30 आइटम हो सकते हैं। तो ये बात सही है। तो ऑप्शन है ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 36 होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा बी। डिवीज़न में जो PNM होती है वो 6 बार होती है, यानी हर 2 महीने पर। यही जोन में रहता दोस्तों तो वो 4 बार होती है, और रेलवे बोर्ड में 2 बार होती है। यानी प्रश्न संख्या 36 का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेजिंग पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम अलाउंस टू द स्टाफ ऑपरेटिंग ट्रैक मशीन, यानी ट्रैक मशीन चलाने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम भुगतान करने की औसत अवधि कितनी है? 2 वीक्स, 1 वीक्स, बेसिस 4 वीक्स। प्रश्न संख्या हमारा 37 होगा दोस्तों, उसका आंसर होगा प्रश्न संख्या जो 37 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। इनकी जो वर्किंग आवर होती है वो 21 डेज इनको कंटिन्यूअस लगाया जा सकता है, और 1 डे इनको रेस्ट दिया जाता है। तो 12 मिलाकर 4 हुआ। अगर उसके बाद होता है तो वो ओवर टाइम काउंट होता है दोस्तों, माने उसी पर वे काउंट किया जाता है। प्रश्न संख्या हमारा 38 है दोस्तों, ग्रुप ए रेलवे servant may accept gift from his near relative from which his personal friends having no official dealings with him but shall make a report to the government if the value of such gifts exceeds how many। यानी प्रश्न है हमारा कि समूह ए रेल कर्मचारी अपने निकट संबंधियों या अपने निजी मित्रों से जिनके साथ उनका कोई आधिकारिक लेन देन नहीं है उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसे उपहार किससे अधिक है तो उन्हें सरकार को इनकी सूचना देनी होगी। ऑप्शन है 25,000, 7,500, 15,000 और 5,000, 50,000। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 38 का आंसर होगा वो ए होगा। ग्रुप बी के लिए 15,000 और ग्रुप सी के लिए 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, in terms of minimum wages act which of the following is not a category of workers। यानी ऑप्शन है दोस्तों कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिकों की श्रेणी नहीं है? सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और एक्सपर्ट। तो प्रश्न संख्या जो हमारा है दोस्तों 39 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो सकता, एक्सपर्ट क्या है, नॉट अ कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। स्किल्ड होता है, सेमी स्किल्ड होता है, हाईली स्किल्ड होता है। हाँ, 39 का जो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, कोई कैटेगरी नहीं होता है। व्हाट इज द compensation under the WCA Workers Compensation Act, ECA Employee Compensation Act in the case of death of a railway employees। रेलवे कर्मचारी की मृत्यु होने पर महिला एवं बाल विकास, नहीं ये गलत लिख दिया है, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कितना मुआवजा मिलता है? तो ऑप्शन है दोस्तों एज फैक्टर 60% wages multiplied by age factor और 1 लाख, whichever is more।
50% ऑफ वेजेस मल्टीप्लाइड बाई एज फैक्टर ऑफ 120 विच एवर इज मोर, यानी ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों डेथ केस में ये आपको मिलता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 को। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका 40 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41। बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एससीपीज एंड एमएससीपीज, विच ऑफ द देम इज इनकरेक्ट। एससीपी और एमएससीपी के बीच अंतर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है। अंडर एससीपी मैक्सिमम 2 financial upgradation were granted it and it is the 3 under MSCPs. Under SCPs the financial upgradation was granted after 12-14 years of regular service. Under MSCPs it is 10, 20 and 30 years of regular services. यानी 41 कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। अंडर SCPs financial upgradation was granted in the hierarchy of the cadre. Under MSCP it is granted the hierarchy of grade पे। SCP के और प्रश्न संख्या जो हमारा 41 का जो ऑप्शन है वो होगा आंसर डी। ये तीनों आपके सही हैं, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली पेंशन विल बी पेड इन विच order sequence, spouse of the railway employee till the death or remarriage whichever is earlier. Unmarried children below 25 years, disabled children for life, unmarried widow, divorced daughters above 25 years till remarriage। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसे कैसे दिया जाएगा। तो पहले तो स्पाउस को दिया जाएगा, उसके बाद होता है दोस्तों उसके बाद दिया जाएगा अनमैरिड चिल्ड्रन को दिया जाएगा, फिर डिजेबल्ड चिल्ड्रन को दिया जाता है, और फिर आपका हाँ विडो डाइवोर्स और अनमैरिड डाउटर्स को जो 25 ईयर्स को होते हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हो तब तक दिया जाता है। ये ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरा ऑप्शन है 1 2 4 3 2 1 3 4, यानी प्रश्न संख्या आपका होगा 42 का आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 43 को देखते हैं। चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज एट ए टाइम। एक बार में कितने दिनों से अधिक की चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा सकती है। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 43 है उसका चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज एट ए टाइम नहीं दी जा सकती है। तो हाँ, इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा अधिक नहीं, ये प्रश्न ये अधिक गलत लिखा हुआ है। हिंदी में अंग्रेजी में सही है कि चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर हाउ मेनी डेज एट ए टाइम, लेकिन एक बार में ये जो प्रश्न है ना अधिक, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी का ट्रांसलेशन गलत है कि एक बार में कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा सकती है। तो प्रश्न संख्या जो 43 का आंसर होगा वो होगा सी, 4 दिनों की। क्यों? क्योंकि मिनिमम आपको 5 डेज की चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में गलत है, तो इसलिए 4 आपको नहीं मिलेगा, आपको 5 से ऊपर होंगे, जैसे 30, 7 और 90 ये सारे आपको मिल सकते हैं। प्रश्न संख्या 44। हाउ मेनी लेवल्स प्रेम मीटिंग्स कंडक्टेड। प्रेम की बैठकें PREM की बैठकें कितने स्तरों पर आयोजित की जाती है। 4, 3, 2 और 5। प्रश्न संख्या जो हमारा 44 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, रेलवे बोर्ड लेवल, जोन लेवल और डिवीजन लेवल। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेएबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय इज अंडर सस्पेंशन। किसी निलंबित रेलवे कर्मचारी को परिवहन भत्ता की राशि कितनी होती है।
ऑप्शन है 25% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन बिफोर सस्पेंशन, 50% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्रॉन बिफोर सस्पेंशन, 75% कुछ नहीं। यानी प्रश्न संख्या जो 45 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, उनको सस्पेंशन के दौरान टीपीटी नहीं दिया जाता है। शॉर्ट ऑफ in respect of intensive worker who has been restored for 6 hours duty whose period is रेस्ट इज, यानी गहन कार्य करने वाले श्रमिकों के संबंध में कटौती नहीं, रेस्ट, जिन्हें 6 घंटे आराम होगा, जिनके घंटे की रोस्टर के लिए क्या किया गया, जिनके आराम की अवधि 6 है। तो शॉर्ट ऑफ कितना होगा, देखिए इंटेंसिव जो वर्कर होते हैं उनका रेस्ट पीरियड होता है 12 आवर। अगर उससे उनको कम आराम दिया जाएगा तो वो शॉर्ट ऑफ कहा जाएगा। तो प्रश्न संख्या यानी ऑप्शन है 8, 10 और नेक्स्ट है 12 और 14। तो प्रश्न संख्या 46 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 12 आवर से लेस अगर कम ले देते हैं तो शॉर्ट ऑफ काउंट होगा। शेड्यूल 2 ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विथ, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 में निम्नलिखित में से किस बातों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है एज फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज और लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 47 होगा दोस्तों उसका आंसर होगा बी, लिस्ट ऑफ पर्सन हु आर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 को देखते हैं दोस्तों। लिस्ट ऑफ इंजरीज, सॉरी मैच करते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। डी एंड ए रूल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो आपका रूल 11, तो रूल 11 किससे होगा, माइनर पेनल्टी से। तो माइनर पेनल्टी कहाँ है, 2 पर। और रूल 9 है आपका मेजर पेनल्टी से, तो 2 क्लियर हो गया। रूल 10 है दोस्तों कॉमन प्रोसीडिंग से, नहीं रूल 13 है, SF 10 होता है। तो रूल 10 होगा एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, और रूल 8 होगा अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, यानी 8 का 1 होगा और 9 का 3 होगा और 10 का होगा दोस्तों, एक मिनट खिचड़ी पकड़ा, देखते हैं सीधे। जो नियम 11 है वो माइनर पेनल्टी से है, यानी 1 का 2 हो गया, और बी जो है आपका रूल 10 है तो उसका होगा एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, यानी 3 हो गया। और 9 है, तो 9 है मेजर पेनल्टी का, यानी सी का हो गया 4। और जो आपका डी है 8, नियम 8 है वो अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स, यानी जो डी होगा उसका ऑप्शन होगा 1, यानी 1, 2, 3, 4, 1 एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। यानी ऑप्शन है दोस्तों 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। प्रश्न संख्या 48 का आंसर होगा डी, 48 का आंसर होगा दोस्तों डी, 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन आपका सी भी सही है और 2, 3, 4, 1 डी भी सही है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिविजन्स आर इन साउथ वेस्ट रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे में कितने मंडल हैं। ऑप्शन है आपका
टू साउथ वेस्ट रेलवे SWR, 2, 5, 3 और 4 यानी 40, जो 9 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 3 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323 के के तहत की गई थी। दूसरा है बी कैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1985। देयर आर 10 बैचेज ऑफ कैट ऑल ओवर इंडिया, अभी वर्तमान में दोस्तों 19 है। अपील अगेंस्ट कैट ऑर्डर आर चैलेंज बिफोर हाई कोर्ट, यानी प्रश्न संख्या जो आपका ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही, और गलत क्या है इसमें सी, यानी तो गलत पूछना था कौन सा सही नहीं है, यानी प्रश्न संख्या 50 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटरेस्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन साउट फॉर मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गेट इंफॉर्मेशन विल बी, यदि मांगी गई जानकारी किसी तीसरे पक्ष के हित में शामिल है तो जानकारी प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा क्या होगी दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या 51 का आंसर होगा बी, 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है within a period of how many of publication of seniority list an employee can represent against any discrepancies, यानी वरिष्ठता सूची प्रकाशन के बाद कितनी अवधि के भीतर कोई भी कर्मचारी किसी भी विसंगति के विरुद्ध अपना पक्ष रख सकता है। ऑप्शन 1 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 1 वर्ष, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 52 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है डी, 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड नोट ऑफ डिस्कशन ऑफ इनफॉर्मल मीटिंग विथ AISCST माने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एसोसिएशन शुड बी डिसर्कुलेटेड विद इन, अनौपचारिक बैठकों की चर्चा का रिकॉर्ड नोट कितने दिनों के भीतर प्रसारित किया जाना चाहिए, यानी जो प्रश्न संख्या 53 है, देखिए 7 दिन 15 दिन होता है इसका, और सी 1 महीना 2 महीना, हाँ जो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होता है 1 महीना, 1 मंथ के भीतर ये किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 53 का आंसर होगा सी। हु मेंटेन्स अ डेली ऑर्डर शीट ड्यूरिंग D&A डिसिप्लिन एंड अपील प्रोसीडिंग्स, D&A की कार्यवाही के दौरान दैनिक कार्यसूची कौन रखता है, चार्ज ऑफिशियल, इंक्वायरी ऑफिसर, चीफ OS, D&A सेक्शन, डिफेंस विटनेस, यानी प्रश्न संख्या 50 जो 4 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, इंक्वायरी ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CCL यानी चाइल्ड केयर लीव अ सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट शैल बी पेड ऑफ द सैलरी फॉर द फर्स्ट 365 डेज, यानी CCL के दौरान अगर एक सिंगल पुरुष रेल कर्मचारी को पहले 365 दिनों के लिए वेतन का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन है 50%, 80%, 100%, यानी प्रश्न संख्या 55 का आंसर होगा सी, 100% मिलता है। 365 दिन के बाद दोस्तों आपको वो मिलता है 80%। In PG courses for medicine and research, study leave granted to a doctor for how many months with personal approval of GM, यानी चिकित्सा एवं अनुसंधान के लिए PG पाठ्यक्रम में GM के व्यक्तिगत अनुमोदन से डॉक्टरों को कितने महीने की अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है 24 महीने, 36 महीने, 38 महीने और 12 महीने। तो प्रश्न संख्या हमारा 56 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 36 मंथ। How many post-retirement complementary passes with less than 20 year of service entitled to officers in a calendar year, एक कैलेंडर वर्ष में 20 वर्ष से कम सेवा वाले अधिकारियों को कितनी सेवा निवृत्ति उपरांत मानार्थ पास का अधिकार है। ऑप्शन है 3 सेट, 4 सेट, 2 सेट और 0 सेट।
इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या, क्योंकि देखिए सर्विस पास लेने के लिए आपको 20 साल का सर्विस होना अनिवार्य है, तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, प्रश्न संख्या जो 57 का आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ दीज पास entitled for ward of group D staff studying in Oak Grove School Jharpani for journey and from school at started of season। ओक ग्रुप स्कूल झाड़पानी में पढ़ने वाले ग्रुप डी स्टाफ के बच्चों के सेशन शुरू खत्म होने पर स्कूल आने जाने के लिए किस क्लास का पास मिलता है? ऑप्शन है फर्स्ट क्लास ए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ए और सेकंड क्लास। तो ऑप्शन हमारा है 58 का आंसर होगा दोस्तों, वो है बी, फर्स्ट क्लास पास दिया जाता है। रूल नंबर ऑफ विच कंडक्ट रूल से टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड। आचरण नियमों का क्रमांक कितना कहता है कि सरकार की आलोचना निषिद्ध है? तो रूल 8 है दोस्तों आपका प्रेस एंड मीडिया से। रूल 9 है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट से। रूल 10 है दोस्तों आपका एविडेंस बिफोर कमिटी से। यानी प्रश्न संख्या जो 59 होगा उसका आंसर होगा बी। रूल 5A ऑफ कंडक्ट रूल्स रिलेटेड टू, आचरण नियमावली संख्या 15A का किससे संबंधित है? तो रिस्ट्रिक्शन regarding marriage, insolvency and habitual indebtedness to sublet unauthorized occupation of railway quarter। यानी प्रश्न संख्या 60 का आंसर होगा सी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज मैरिज 21, इंसॉल्वेंसी तो ये 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर प्रायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, यानी मेंशन इन विच रूल ऑफ कंडक्ट रूल 1966। आचरण नियम 1966 के नियम किस में अचल चल संपत्ति की सूचना का प्रावधान वर्णित है? तो 16 है आपका स्पेकुलेशन ऑफ स्टॉक, 18 है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, और रूल 20 है दोस्तों कि आपका अपने पदों में सेवा ट्रांसफ़र और किसी D&A मामलों में आपको किसी पॉलिटिकल पर्सन का इम्पैक्ट हस्तक्षेप नहीं कराना है। प्रश्न संख्या 61 का आंसर होगा बी। रूल 17 एंड रूल 24 ऑफ D&R रिलेटेड टू होम। D&A नियम 17 और 24 किससे संबंधित है? रिव्यू, सस्पेंशन, अपील और निवेदन। तो प्रश्न संख्या जो हमारा 62 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, देखिए 24 है आपका अपील से। 24 में क्या है कि आपको नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए अपील का स्पेशल प्रोविज़न है, जिसमें वो क्या कह रहा है कि पर्सनल हियरिंग का उसमें प्रावधान किया गया है। और 17 में है दोस्तों कि उसमें आपका अपील अलाउड नहीं होगा कि किस केस में आपका अपील स्वीकार्य नहीं होगा। यानी अगर राष्ट्रपति के खिलाफ ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दिए हैं तो आप वो अपील नहीं माना जाएगा। यानी प्रश्न संख्या जो 62 का आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटिंग ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन विच केसेस। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति किस मामलों में की जाती है? नॉर्मल, सस्पेंशन, पुलिस विजिलेंस केसेस और स्पेशल केसेस। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 63 है दोस्तों उसका आंसर होगा सी, पुलिस विजिलेंस केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टीज इज डिस्क्राइब्ड अंडर रूल विच ऑफ D&R रूल। D&AR नियम में किस में बड़ी सख्ती लगाने का प्रयोग है? ऐसे 5 है दोस्तों सस्पेंशन से, 9 है दोस्तों मेजर पेनल्टी से, और 11 है माइनर पेनल्टी से। प्रश्न संख्या 64 का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों
इन केस ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन विच रोस्टर लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 12 आवर्स। रोस्टर, किस रोस्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले लॉन्ग ऑन का मतलब 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी होती है। तो इंटेंसिव का जो ड्यूटी होता है दोस्तों वो 6 घंटे होता है रोस्टर। अगर उसको 8 घंटा होगा तो वो लॉन्ग ऑन होगा। कंटिन्यूअस का 8 घंटे का ड्यूटी होता है तो वो 10 घंटे से अधिक होगा तो वो लॉन्ग ऑन होगा। और इसेंशियल इंटरमीटर का ड्यूटी 12 घंटे होती है, अगर उससे अधिक हुआ तो लॉन्ग ऑन होगा। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 65 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेचुअरी लिमिट ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी आवर्स पर वीक, तो इसका आंसर होगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहन श्रेणी की वैधानिक सीमा प्रति सप्ताह घंटे के ऑप्शन है 48, 54 और 55। यानी अच्छा, वैधानिक सीमा सेचुअरी लिमिट कर रहा है तो 42 और प्लस 3 पी एंड सी, यानी प्रश्न संख्या 66 का आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिक्रूटमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वैकेंसीज इज रिजर्व फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी। भर्ती में कुल रिक्तियों का कितना प्रतिशत विकलांग के लिए आरक्षित है। ऑप्शन है 1, 3, 4 और 5। प्रश्न संख्या 67 का आंसर है सी 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सर्विसमैन विल बी प्रोवाइडेड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ इन द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी। भूतपूर्व सैनिकों को ग्रुप डी में की भर्ती में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो क्या है ऑप्शन 5%, 10%, 15% और 20%। यानी प्रश्न संख्या हमारा 68 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर एसबीएफ वाज इम्प्लीमेंटेड इन रेलवे। रेलवे किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन है 31, 29, 32 और 30। प्रश्न संख्या 69 का आंसर है ए 1931। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रेड पे 2000। 2000 पे में नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। ऑप्शन है जे जी जूनियर स्केल, सीनियर स्केल और एसएजी। प्रश्न संख्या जो हमारा 70 का आंसर है वो हो गया सी। करेंसी ऑफ डिपार्टमेंटल प्रमोशन पैनल इज हाउ मेनी मंथ। एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन पैनल की अवधि कितने महीने की होती है। ऑप्शन है 24 महीने, 12 महीने, 36 महीने और 6 महीने। प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा ए 24 महीने यानी 2 साल। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स प्रमोशन अंडर SC/ST बेस्ड अमंग फेलियर। अनुत्तीर्णों में सर्वोत्तम अनुसूचित जाति अनुत्तीर्ण श्रेणी के लिए अंतर्गत पदोन्नति के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। 40, 20, 10 और 30। यानी प्रश्न संख्या 72 का आंसर होगा बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन assessment of vacancies for X cadre will be included anticipated vacancy of how many next month। कैडर पूर्व पदों के रिक्तियों के मामलों में महीनों की प्रत्याशित रिक्तियां शामिल होती है। ऑप्शन है 12 महीने, 6 महीने, 24 महीने और 15 महीने। प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा सी 2 वर्ष यानी 24 महीने। व्हाट इज द नॉर्मल पीरियोडिसिटी ऑफ इस फॉर इशूइंग यूनिफॉर्म्स ड्रेस टू ग्रुप डी लेवल 1 स्टाफ। ग्रुप डी लेवल 1 कर्मचारियों को वर्दी जारी करने की सामान्य अवधि क्या है। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 1 वर्ष। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 74 होगा दोस्तों उसको आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इम्प्लीमेंटेड इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया है। सूचना अधिकार 2005 भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर दिनांक तो किससे लागू किया गया था। तो 12/9/2005, 12/10/2005, 12/11/2005। यानी प्रश्न संख्या 75 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन HBA यानी हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो HBA पर ब्याज दर प्रति वर्ष वर्तमान में क्या है? तो 8.44%, 7.5, 8.5 और 7.44%, यानी प्रश्न संख्या 76 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी विदाउट इंफॉर्मेशन में अट्रैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर विच रूल? वर्दी बिना ड्यूटी पर आने किस नियम के तहत कार्रवाई हो सकती है? 3 का 1 का ए, रूल 702 IREM, रूल 1313 IREC और डी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968, यानी प्रश्न संख्या जो 77 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिक्स्ड अमाउंट per month paid as hostel subsidy per SCR establishment 87 2024 CEA? SCR के एस्टेब्लिशमेंट इतने के अनुसार हॉस्टल सब्सिडी के तौर पर महीने कितने राशि रकम दी जाती है? यानी प्रश्न संख्या जो 78 का आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों अभी वर्तमान में डी, इतना दिया जाता है और इतना ही कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकेंसीज फॉर सिलेक्शन शैल इंक्लूड एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑन दोज एंटिसिपेटेड इन द नेक्स्ट 15 months along with vacancies under construction, organization, railway, electrification and powers. However, in selection for ex cadre post, actual vacancies plus those anticipated in the next 2 years shall be considered. यानी इस प्रश्न का जो प्रश्न है, चयन पदों के लिए रिक्तियों में मौजूद अगले 15 महीने में होने वाली प्रत्याशित रिक्तियां शामिल होंगी और साथ ही संगठन, रेलवे, विद्युतीकरण और अन्य परियोजनाओं के तहत रिक्तियां भी शामिल होगी। हालांकि एक्स कैडर पदों के लिए चयन में वास्तविक रिक्तियों के साथ अगले 2 वर्ष रिक्तियां होने पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या जो 79 है दोस्तों उसका ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है और दोनों गलत है। प्रश्न संख्या जो हमारा 79 है उसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी संविदा श्रम विनियमन उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन है 70, 68, 48, 90, 46। यानी प्रश्न संख्या 80 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी इज पेएबल एज ट्रेनिंग अलाउंस टू फैकल्टी पोस्टेड इन जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स? क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में तैनात शिक्षकों को मूल वेतन का कितना प्रतिशत भत्ते के रूप में देय है? 15, 20, 10 और 12। यानी प्रश्न संख्या 81 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एंड रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन इज 7। ट्रेड यूनियन बनाने के लिए पंजीकरण के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 6, 7, 20 और 10। प्रश्न संख्या 82 का जो आंसर होगा 7, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पोररी क्लोजिंग of a place employment or the suspension of work refusal of any employer is called, यानी किसी रोजगार के स्थान को अस्थायी रूप से बंद करना या काम को स्थगित करना, नियोक्ता द्वारा इनकार करना क्या कहलाता है? ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट। यानी प्रश्न संख्या हमारा 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होता है सी। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अंडर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 डिपेंड्स अपॉन, यानी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे की राशि इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है एज ऑफ रेलवे सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना की तिथि पर रेलवे कर्मचारी की आयु, वेजेज ऑफ द रेलवे सर्वेंट ड्रॉन इन द प्रीसीडिंग 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट्स, नेचर ऑफ इंजरी
एंड ऑल ऑफ द एबव, यानी प्रश्न संख्या 84 का जो आंसर होगा ये तीनों फैक्टर काम आते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इन रुपीज, यानी दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे की न्यूनतम राशि कितने रुपए है? 80,000, 90,000, 1,40,000, 1,20,000। प्रश्न संख्या 85 का आंसर होगा डी, 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ आई पास, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सर्विस, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या जो हमारा 86 का आंसर होगा वो होगा सी। पेंशन अधिकतम कितना कम्यूट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन है प्रश्न है कि हाउ मच मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पेंशन कैन बी कम्यूटेड, 25%, 33%, 40% और 55%। प्रश्न संख्या 87 का आंसर होगा सी। व्हाट इज द परमिसेबल लिमिट इन DA केस टू बी अपील एंड पिटिशन टू रिवाइजिंग अथॉरिटी? D&A मामलों में पुनरीक्षण की अवधि, पुनरीक्षण प्राधिकार को अपील याचिका स्वीकार करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज और 30 डेज। प्रश्न संख्या जो हमारा 88 का आंसर होगा वो होगा बी, 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिम्बर्समेंट ऑफ CEA हॉस्टल सब्सिडी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर, यानी CA छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति का दावा किसके लिए किया जा सकता है? 2 बच्चे, इल्डेस्ट 1, 3 चिल्ड्रेन, 2 इल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी 89 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे इन विच ईयर? सेवानिवृत्ति कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना IRELHS भारतीय रेलवे वर्ष में कब शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है 1995, इसका आंसर दोस्तों 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है 96, 97 और 98, यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 90 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द seniority of newly appointed candidates who are sent for initial mandatory trainings will be determined on the basis of their merit order at the end of training period, whereas the seniority of candidates sent for initial mandatory trainings after selection by RRB will be set as per RRB panel only। नहीं, प्रश्न संख्या है 89 का, प्रारंभिक अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए भेजे वाले नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता परीक्षण अवधि के अंत में उनकी योग्यता क्रम के आधारित ठीक है, और जबकि RRB द्वारा चयन के बाद प्रारंभिक अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता RRB पैनल में उनकी योग्यता के अनुसार होगी। ऑप्शन ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट एंड बोथ आर इनकरेक्ट। प्रश्न संख्या जो हमारा 91 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा केवल एक सही है, क्योंकि RRB पैनल से नहीं, जब ट्रेनिंग अनिवार्य है तो जो TTC होती है उसके जो पैनल होते हैं उससे ये बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 92, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रॉन्गली मैच्ड? CRB एंड CEO प्लेटिनम पास कुछ अब नहीं होता है, प्रचलन बंद हो गया। मेंबर्स एंड GM गोल्ड पास, HAG SAG ऑफिसर सिल्वर पास, ग्रुप A सिलेक्शन ऑफिसर्स ब्रॉन्ज पास, यानी प्रश्न संख्या हमारा 92 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 92 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का जो आंसर ठीक है 93।
सिलेक्शन ग्रेड को भी ब्रोंज पास ही मिलता है। तो हमारा ऑप्शन गलत क्या है? 1 और 4 विकल्प, हाँ तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, और तीसरा है 1, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। यानी देखिए इसका जो ऑप्शन है, जीएम को गोल्ड पास और एचएजी और एसएजी को सिल्वर पास मिलता है, इनको भी ब्रोंज पास दिया जाता है। इसमें केवल जो ऑप्शन ए है वो प्लेटिनम पास अब बंद हो गया है, पहले था, अभी गोल्ड पास ही दिया जाता है। यानी जो ये ऑप्शन है वो गलत है। आप लोग बताएं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स। यानी रेलवे सेवक D&A नियमों के तहत मानक प्रपत्र 7 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, तो इसके लिए SF4 होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इसके लिए होता है SF7। इशू जो मेजर चार्जशीट, उसके लिए होता है SF5। और अपॉइंटिंग ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उसके लिए होता है SF8। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 93 का आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटेशन विद इन विच क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन शुड बी प्रीफर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। दुर्घटना की तारीख से लेकर उसके बाद तक किस अवधि के भीतर श्रमिक क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड नो लिमिटेशन। प्रश्न संख्या जो हमारा 94 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 2 साल के भीतर आप कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ पेनाल्टीज आर देयर इन D&A 1968? 9, 8, 11, 10। यानी प्रश्न संख्या जो 95 है उसके आंसर होंगे सी। IREC SBF रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। IREC में SBF संबंधी जानकारी उपलब्ध है। चैप्टर 5 लीव रूल है, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 में SBF है। यानी प्रश्न संख्या जो 96 का आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। A welfare inspector receives a complaint regarding poor drinking water at running room. The first immediate action should be। एक कल्याण अधिकारी को चालू शौचालय में खराब पेयजल शिकायत होती है और सबसे पहला तत्काल कदम क्या होना चाहिए? हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ लिखा हुआ है। फॉरवर्ड टू इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इश्यू ए मेमो टू स्टाफ, फाइल D&R केस, इंस्पेक्ट रनिंग द रूम इमीडिएटली। प्रश्न संख्या जो हमारा 97 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, तुरंत निरीक्षण करना चाहिए। प्रश्न संख्या पात्रता सेवा का सत्यापन किया जाना चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस शुड बी डन आफ्टर 25 ईयर्स एंड 2 ईयर्स बिफोर रिटायरमेंट्स, after 20 years of service and 3 years before retirement, after 20 years of service and 3 years before retirement, after 18 years of service and 55 years before retirement। प्रश्न संख्या जो हमारा 98 का जो आंसर है वो होगा डी। 99 maternity leave that can be granted to a female railway servant during her entire career in case of miscarriage is how many days? गर्भपात होने की स्थिति में महिला रेल कर्मचारी को उसके पूरे कैरियर के दौरान दी जा सकने वाली मातृत्व अवकाश की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन है 45 डेज, 90 डेज, 30 डेज और 60 डेज। प्रश्न संख्या जो हमारा 99 का आंसर होगा वो होगा ए, 45 डेज। 99। प्रश्न संख्या 100 है, अ गेट कीपर क्लासिफाइड एज EI परफॉर्म ड्यूटी फॉर 82 आवर्स इन अ वीक, OTA विल बी एज पर, और तो उसको मिलेगा कितने? तो 2 गुना, यानी ऑप्शन है 8 का ए, 15 और 7, 7 और 5 और 3 और 7। यानी प्रश्न संख्या इसका आंसर होगा डी।
कितने घंटे के लिए समान ओटी का दुगना कितना मिलेगा। देखिए, तो उनका जो वर्किंग जो ईआई का होता है दोस्तों, अब इसमें कितना है, एट्टी टू है ना, तो उनकी 75 सॉरी जो लिमिट होती है वो होती है इतनी। तो अब उनको कितना दिया जाएगा, 72 होती है जो लिमिट होती है, 72, 82 आवर्स इन्होंने ड्यूटी किया है। तो 72 जो इनकी लिमिट है और जो स्टैट्यूटरी लिमिट है दोस्तों वो है 75। तो 3 घंटे उनको 1.5 गुना दिया जाएगा और फिर 7 घंटे उनको 2 गुना दिया जाएगा। प्रश्न संख्या जो हमारा 100 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक कार किसकी रचना है। ये होता है जीके का, सॉरी ये होता है आपका राजभाषा का प्रश्न जो उलझा के रख दे आपको। तो जयशंकर प्रसाद बिस्मिल। यदि केंद्रीय सरकार के कार्यालय में जहां 80% कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें कार्यालय को किस नियम के तहत राजपत्र में सूचित करना चाहिए। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 102 का आंसर होगा वो होगा डी। केंद्रीय हिंदी समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 103 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। संविधान के 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद शामिल है। 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद तो 43 से 51 तक। तो प्रश्न क्या 104 का जो आंसर होगा 9। 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग का नाम क्या है। खेर आयोग, मेहरा, पंत और मिश्र। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 105 का जो आंसर होगा वो बीजी खेर था। यानी प्रश्न संख्या 105 का आंसर होगा ए। राजभाषा नियम 1963 के अनुसार क्षेत्र बी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। कश्मीर सी में है, तमिलनाडु सी में है, बी में शामिल नहीं है पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार। यानी प्रश्न संख्या 106 का आंसर आप लोग बताएं। आंसर तो होना चाहिए बी क्योंकि ये सी में है, ए भी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। विधानमंडल में दोस्तों 210 और संसद में 120। संविधान की 8वीं अनुसूची में से अंत में जोड़ी गई 4 भाषाएं कौन सी है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और सिंधी। सिंधी तो सबसे पहले संशोधन करके जोड़ा गया था, भोजपुरी तो है नहीं, और तमिल, संस्कृत, पंजाबी और उड़िया। यानी प्रश्न संख्या जो हमारा 108 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए। 2003 में इनको जोड़ा गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था। तो दोस्तों 10 मई 1963 को पारित हुआ था। यानी 109 का आंसर होगा सी। चित्रलेखा किसकी रचना है। प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और भगवती चरण वर्मा। यानी प्रश्न संख्या आपका 110 का आंसर होगा डी। दोस्तों बहुत अच्छा पेपर रहा, CSWI का पेपर था दोस्तों, और साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना है कीजिए, और जो आपको सुझाव देना है सुझाव दे सकते हैं। और दोस्तों आप कोई त्रुटियां पाई जाती है या जो 1-2 क्वेश्चन आपको मैंने बोला था आंसर देने के लिए, उसको कमेंट करके लिए सही जानकारी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।